हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या चीज है ये? क्या में आपने क्या पढ़ाई करी? कुछ पढ़ाई करी आप लोगों ने? दिख रहे हैं? हटाओ ये। किसी को किसी का कमेंट नहीं दिखना चाहिए केशव। हैं? चलो चले दोस्तों, हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे। बहुत धीरे धीरे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल चौथी फेल मान के आप लोगों को, टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में। और आज की क्लास में मुझे बहुत ही अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट एक नया कंसेप्ट सिखाना है। उससे पहले मेरे दोस्तों, एक टाइप आपके सामने रहता है एरर वाला क्वेश्चन, ठीक है ना? दो क्वेश्चन मैं आपको इस टाइप के कराऊंगा, दो सवाल। चलिए जल्दी से कर लेते हैं, बेसिक सी बात है ये, तो करिए। पेपर में अक्सर सवाल आता है एक एरर वाला। जैसे सवाल को देखो कि कैलकुलेशन करते समय एक स्टूडेंट गलती से एक संख्या 97 को 79 पढ़ लेता है, तो उसकी कैलकुलेशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। ये आपसे सवाल पूछा गया। अभी एक बच्चे को कैलकुलेशन करनी है, उसने गलती से एक संख्या को 97 की बजाय 79 पढ़ लिया गलती से, तो बताओ उसकी कैलकुलेशन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई या कमी हुई। देखो, यानी कि सही एक्चुअल में कैलकुलेशन में नंबर क्या है 97, लेकिन गलती से हमने 97 को 79 पढ़ लिया, तो भैया आंसर तो हमारा कम आ जाएगा, तो यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज वाला आंसर होना चाहिए। अगर हमने 97 को 79 पढ़ लिया मेरे दोस्तों, तो कितने की कमी होगी? 70 में से 9 गया मेरे दोस्तों 8, और ये आ गया मेरे दोस्तों यहाँ पे 8 में 7 गया 18, 18 की कमी हो गई बटे 97। परसेंटेज में कितना आएगा भाई? एक्चुअल में जो सही नंबर है वो 97 है, लेकिन हमने गलती से कितना पढ़ लिया? 79 पढ़ लिया, तो कितना कम पढ़ा मेरे दोस्तों? कितनी होगी गड़बड़ कैलकुलेशन में? 97 में से 79 घटाइएगा तो मेरे दोस्तों 18 की कमी कर दी हमने परसेंटेज में इंटू 100%। अब 1800 को अगर 97 से भाग दिया जाएगा, 1800 को 97 से, तो आप मुझे बताओ क्या आएगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो मेरे दोस्तों 18 तो नहीं आना चाहिए, 19 आना चाहिए भाई। 97 एकम 97, ये आपका बच भी जाएगा मेरे दोस्तों। कितना बच जाएगा? 830 बच जाएगा। 97 से कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों? ये 9 बार तो जाएगा। 9 72, और ये मेरे दोस्तों 97 से ये 9 बार जाएगा कि 9 9 81, 9 7 63, बिल्कुल सही। यानी कि अप्रॉक्स आपका 9 बार जाएगा, तो लगभग 19% की कमी हो जाएगी, ठीक है ना? तो आंसर क्या है इस सवाल का? बी ऑप्शन, 19% डिक्रीज। 18.5 से ज्यादा आएगा तो लगभग 19% आएगा। अच्छा, डिक्रीज वाला ये भी है ना, तो एक्जैक्ट दे रखा है इसने, तो एक्जैक्ट दे रखा है, डी ऑप्शन आएगा। एक्जैक्ट 18.5 से हल्का सा ज्यादा आएगा, एक ही ऑप्शन है 18.55% डिक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है वृद्धि, डिक्रीज का मतलब होता है कमी। यहाँ पे एक्जैक्ट 18.55% आंसर दिया हुआ है, ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना? अप्रॉक्स नहीं निकालेंगे हम, एक्जैक्ट दिया हुआ है जब, ठीक है जी। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, आसान सा सवाल था ये, भाग देना आपको और कुछ नहीं करना। एक और सवाल, एक और सवाल ऐसा ही बताओ। देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, पेपर में बार बार आता है, ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई स्टूडेंट किसी संख्या को 11/16 की बजाय 7/12 से गुणा करता है, तो उसके कैलकुलेशन में, उसके आंसर में कितने परसेंट की त्रुटि होगी, एरर होगी? भाई एक स्टूडेंट खाली बैठा था, तो उसके मास्टर ने कहा बेटे खाली बैठे बैठे कुछ काम हो नहीं रहा, तो एक काम कर, एक नंबर को 11/16 से गुणा कर दे। लेकिन 11/16 की बजाय लड़के ने उस संख्या को गुणा कर दी 7/12 से। तो भैया 11/16 की बजाय अगर हम 7/12 से गुणा कर देंगे किसी संख्या में, तो आंसर में तो गड़बड़ आएगी ना। पूछा कितने परसेंट की एरर आएगी। वैसे तो देखिए, जब हम बचपन में थे तो हम कैसे करते थे कि माना संख्या बराबर एक्स। अब हम बचपन में तो है नहीं, अब तो हम जवान हो गए, फिर थोड़े से समझदार हुए तो हमने करना शुरू कर दिया कि हम माना संख्या 100 है। एक्स मानने से सवाल सॉल्व तो जरूर होता है, लेकिन कैलकुलेशन हो जाती है। 100 मानने से कैलकुलेशन थोड़ी कम होती है। लेकिन आज हम बहुत समझदार है ना, आज हम एक्स मान के सवालों को करते हैं ना 100 मान के करते हैं। जब कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ रही हो तो हम सवालों को एलसीएम मान के सॉल्व करते हैं। आप संख्या को एक्स मत मानो। बोला है कोई स्टूडेंट किसी संख्या को 11/16 की बजाय 7/12 से गुणा कर देता है, यानी कि हमको गुणा करनी थी 11/16 से, गलती से हमने किससे गुणा करती? 7/12 से। तो बेटे यहां बटे 16 भी आ रहा है, यहां बटे 12 भी आ रहा है, यहां बटे 16 भी आ रहा है, यहां बटे 12 भी आ रहा है। तो कैलकुलेशन को कम करने के लिए मेरे प्यारे भाई 16 और 12 दोनों से कटने वाला आसान सा नंबर कौन सा है? 48। तो मैंने मान लिया कि माना जो संख्या है वो 48 है। मैंने ये मान लिया कि माना संख्या 48 है, माना संख्या 48 है। तो बच्चे हम समझदार हुए तो हमें एक्स मान के नहीं करना सवाल, एक्स मानने को डाल दो चूल्हे में। मैंने संख्या को 48 मान लिया। क्लियर है? आप बोलोगे सर तो 48 को किससे गुणा करनी थी? 11/16 से। आप बताओ 48 को 11/16 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 16 3 48, 33 आना चाहिए, यानी कि सही आंसर आना चाहिए मेरे दोस्तों 33। लेकिन बच्चे ने गलती से गुणा किससे कर दिया? 48 में बच्चे ने गलती से 7/12 से गुणा कर दी। तो क्या आ गया भैया? 12 चौक 48, आंसर आ गया 28। क्या गलत आंसर कितना निकाल दिया? 28। सही आंसर 33 आना चाहिए था, लेकिन लड़के ने गलती से क्या आंसर निकाल दिया? 28। तो बताओ आंसर में कितने की कमी होगी? 5 की कमी होगी। 5/33, 5/33 परसेंटेज में कितना आएगा मेरे दोस्तों? इंटू 100%, इंटू 100%, ठीक आएगा। तो 500/33। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। वैसे तो 1/33 जो होता है वो 3% होता है, तो 5/33 जो आएगा लगभग 15% आएगा। 15% से ज्यादा ही आएगा, हल्का सा 15% से हल्का सा ज्यादा, बी ऑप्शन। भाई मैं ये भी तो कह सकता हूं कि 1/33 क्या है? 1/33 का मतलब 100 से गुणा लगभग 3% आएगा, अप्रॉक्स 3%, 3% से ज्यादा ही होगा। 5/33 क्या आएगा? 15% से हल्का सा ज्यादा, बी ऑप्शन आंसर है, ठीक है। 16.66 कैसे आ जाएगा भाई? यार तुम कुछ भी बोलते हो। बी आंसर है, बिल्कुल सही। तो इजी था। अब इससे सिंपल क्या होगा? और बी ऑप्शन सवाल का आंसर है। और कोई इसमें अलग से कोई फॉर्मूला थोड़ी छोड़ना सिखाने के लिए। हमने कैलकुलेशन को कम करने के लिए जब भी ऐसा सवाल आए, मैं आगे बता रहा हूं कि हम पूरे मैथ में ऐसा करेंगे कि ये देखो प्रॉब्लम क्या है कि यहां बटे 16 आ रहा, यहां बटे 12 आ रहा, 7/12, ये बटे 16 बटे 12 की वजह से कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है। तो हम क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई? 16 और 12 दोनों से कटने वाला आसान सा नंबर, इनका एलसीएम 48 मान लो संख्या को। 48 ऐसी संख्या जो 16 से भी कटती है और 12 से भी कटती है। एक्स मानोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा।
ठीक है, एलसीएम लेके इजी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। पता नहीं यार तुम कैसे बालक को समझ ही नहीं आता यार, हैं? दुनिया चांद पे पहुंच गई और तुम आज तक एक्सपेक्ट किए हुए हो कि माना संख्या एक्स। बेटा एक्स मानने वाले तो कब के मुर्दा बन चुके हैं कंपटीशन की दुनिया में, उनका कोई फ्यूचर नहीं है। 1000 बच्चों में से 3 बच्चों की नौकरी लगनी है, और वो 3 बच्चे हैं जिन्होंने एक्स का गला घोट दिया है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला कंसेप्ट आपके सामने, अगला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों। ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि हम ये परसेंटेज में पढ़ा रहे हैं तो केवल परसेंटेज में इस्तेमाल होगा। आगे जितने भी चैप्टर होंगे ना, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, हर जगह इस कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा। इसलिए हम परसेंटेज बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं कि परसेंटेज एक बार अच्छे समझिए तो बाकी चैप्टर भी आप समझ पाओगे। चलिए पहले मुझे पूरी बात समझाने दीजिएगा तब कुछ बोलेगा। देखो मेरे प्यारे भाई, अगर दो संख्याएं हैं ए और बी इस प्रकार से, अगर दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार से हैं कि उनका गुणनफल एक फिक्स नंबर है, कांस्टेंट है। सुनते रहिएगा। जैसे समझिए कि दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं। एक सेकंड मेरे प्यारे भाई, मान लीजिए कि ए और बी दो संख्याएं हैं इस प्रकार से कि उनका जो गुणनफल है, उनका जो प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट नंबर है, वो एक फिक्स संख्या है। वो एक कांस्टेंट नंबर है मेरे प्यारे भाई, वो एक फिक्स संख्या है। समझ में आई मेरी बात? गौर से सुनिएगा कि माना दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार से हैं कि उनका गुणनफल कांस्टेंट है, निश्चित संख्या है। कांस्टेंट का मतलब मेरे दोस्तों एक निश्चित, एक फिक्स नंबर है। चुपचाप पहले मुझे पूरी बात समझाने दीजिए कि माना दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं कि उनका गुणनफल एक कांस्टेंट नंबर है। अगर ऐसा है मेरे प्यारे भाई, तो एक संख्या जिस अनुपात में चेंज होगी दूसरी संख्या उसके अनुपात में चेंज होगी। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो इसका मतलब यह हुआ कि ए जो है वो बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ए बी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती होने का क्या मतलब है? ये इसको बोलते हैं हम प्रोपोर्शनल का साइन। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b, ए बी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि एक संख्या जिस अनुपात में चेंज होगी दूसरी उसके उल्टे अनुपात में चेंज होगी। अगर एक संख्या का मान बढ़ेगा तो दूसरी संख्या का मान घटेगा, अगर एक संख्या का मान घटेगा तो दूसरी संख्या का मान बढ़ेगा। ध्यान सुनिएगा, अगर दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार से हैं कि उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक संख्या जिस अनुपात में चेंज होगी मेरे प्यारे भाई, दूसरी उसके उल्टे अनुपात में चेंज होगी। आप बोलोगे जी सर कैसे, नहीं समझे? एग्जांपल से आपको समझाते हैं, ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। एक संख्या जिस अनुपात में चेंज होगी दूसरी उसके उल्टे अनुपात में चेंज होगी। आप कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं कि दो संख्याएं ए और बी ऐसी हैं कि उनका गुणनफल कांस्टेंट है। अगर सपोज मैं ए का मान बढ़ा देता हूं, मुझे गुणनफल फिक्स रखना है, ये नहीं गुणा करके जो संख्या आ रही है वो नहीं बदलनी चाहिए, गुणनफल सेम होना चाहिए। अगर मैं ए का मान बढ़ा देता हूं तो जाहिर सी बात है बी का मान कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ऐसा थोड़ा ना कि अगर मैं दोनों को बढ़ा दूंगा तो गुणनफल भी बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तीर ऊपर जा रहा है मतलब बढ़ना, तीर नीचे आ रहा है मतलब घटना। अगर मैं ए का मान घटा देता हूं तो जाहिर सी बात है बी का मान बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो गुणनफल कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैं दोनों को घटा दूंगा तो गुणनफल भी कम हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे भाई ए एक संख्या है 5 और बी एक दूसरी संख्या है मेरे दोस्तों 7। आप मुझे बताओ 5 की 7 में गुणा करके कितना आएगा मेरे दोस्तों? 35 आएगा। 5 की 7 में गुणा करके कितना आएगा मेरे दोस्तों? 35 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। दो संख्याएं ए और बी कांस्टेंट है, मैंने एग्जांपल के लिए लिखा कि ए का मान 5 है, बी का मान 7 है, तो 5 गुणा 7 क्या आएगा? 35। अब मुझे 35 से गुणनफल नहीं बदलना। गुणनफल 35 पहले भी था, गुणनफल आज भी 35 ही होना चाहिए। गुणनफल नहीं बदलना चाहिए, गुणनफल पहले भी 35 था, प्रोडक्ट आज भी 35 होना चाहिए। मैंने ए का मान 7 कर दिया, मैंने ए का मान 7 कर दिया। क्या कर दिया? ए का मान 7। एक बात समझाओ, तो आप मुझे बताओ बी का मान क्या होगा? अब बी का मान क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा, बी का मान क्या होगा? फटाफट जल्दी से जवाब दीजिएगा, बी का मान क्या होगा? बी का मान क्या होगा? जल्दी से आप हमें बताएं। भाई मैंने ए का मान बढ़ा दिया, मैंने ए का मान 5 से 7 कर दिया, मैंने ए का मान बढ़ा दिया 5 से 7। आप मुझे बताओ, मुझे गुणनफल नहीं बदलना। बी का मान था 7, अब बताओ बी का मान क्या हो जाएगा? बी का मान क्या होगा? 5। बी का मान क्या हो जाएगा? 5। बी का मान क्या होगा? 5। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि अगर एक संख्या का मान बढ़ा है, एक संख्या का मान मेरे दोस्तों बढ़ा है, तो दूसरी संख्या का मान मेरे प्यारे भाई यहां क्या हुआ है? घटा है। एक संख्या का मान बढ़ा है तो दूसरी संख्या का मान घटा है। और अगर आप यहां से और ज्यादा गौर से ऑब्जर्व करो, एक संख्या जिस अनुपात में चेंज हुई है दूसरी संख्या उसके उल्टे अनुपात में चेंज हुई है मेरे प्यारे भाई। दो संख्याएं थी ए और बी, उनका गुणनफल कांस्टेंट है। गुणनफल पहले भी 35 था, गुणनफल आज भी 35 है। ए का मान मेरे दोस्तों पहले 5 था, मैंने ए का मान 5 से 7 कर दिया। तो आप मुझे बताओ बी का मान किस अनुपात में चेंज हुआ है? जल्दी से जवाब दीजिएगा, बी का मान किस अनुपात में चेंज हुआ है? तो आप कहोगे सर बी का मान 7 से, बी का मान अगर पहले 7 था तो 7 से घट के 5 हो गया, बी का मान 7 से घट के 5 हो गया। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बात क्लियर है। तो यही कंसेप्ट है मेरे दोस्तों कि अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, दो संख्याओं का गुणनफल फिक्स है मेरे प्यारे भाई, दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, एक संख्या जिस अनुपात में चेंज होगी दूसरी संख्या उसके उल्टे अनुपात में चेंज होगी। अगर हम एक संख्या को बढ़ाएंगे तो दूसरी संख्या को हमें ऑटोमेटिक घटाना होगा। किसमें? उल्टे अनुपात में। दो संख्याओं का गुणनफल तभी कांस्टेंट रहेगा जब एक संख्या को जिस अनुपात में बदले दूसरी संख्या को उसके उल्टे अनुपात में बदलना पड़ेगा। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बात तो समझ में आ गई। बहुत छोटा सा एग्जांपल है और इसी को टेक्निकल भाषा में हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है मेरे प्यारे भाई तो ए बी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती ए बी के व्युत्क्रमानुपाती होगा मेरे प्यारे भाई। क्या इसकी जो साइन लगा हुआ है इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। ए बी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इंग्लिश में कहते हैं ए बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा।
अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, एक संख्या जिस अनुपात में चेंज होगी दूसरे उसके उल्टे अनुपात में चेंज होगी। व्युत्क्रमानुपाती नाम में क्लियर है। अनुपात व्युत्क्रम मतलब उल्टा, उल्टा अनुपात होगा। ए का जो अनुपात होगा दूसरी संख्या बी का अनुपात उल्टा होगा। अगर हम ए का मान बढ़ाएंगे बेटा तो हमें बी का मान घटाना पड़ेगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर। अगर हम ए का मान घटाएंगे तो हमें बी का मान बढ़ाना पड़ेगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही बात समझ में आ गई है, कोई भी परेशानी नहीं है। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक संख्या जिस अनुपात में चेंज होगी दूसरे उसके उल्टे अनुपात में चेंज होगी। मैं इस बात को एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल से आपको समझाता हूं, बहुत बेहतरीन एग्जांपल से। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, सभी लोग ध्यान से सुनेगा, सभी लोग ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों जी। प्राइस, यहां ऐसे लिख देते हैं, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। मेरी थोड़ी तबियत ठीक नहीं है भाई तो ज्यादा परेशान ना करो। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। और जो मैं सिखा रहा हूं ना यही बेसिक होता है मेरे दोस्तों। हिंदी में अगर कहें एक्सपेंडिचर को हम हिंदी में कहते हैं खर्चा। खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। खर्चा बराबर प्राइस मतलब कीमत गुणा खपत। खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आई। खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत, ये बात तो हर कोई जानता है। नहीं जानते तो मैं और इसको एग्जांपल समझाता हूं। सपोज मेरे प्यारे भाई आपके घर में चावल खाया जाता है 50 रुपए पर किलो का। सपोज आपके परिवार में चावल खाते हैं लोग 50 रुपए पर किलो वाला चावल। कितने, इसको क्या बोलेंगे? कीमत। क्या बेटे? चावल का प्राइस है, चावल की कीमत है 50 रुपए प्रति केजी। इसका मतलब 1 किलो चावल 50 रुपए का। तो आपके घर में चावल खाया जाता है जिसकी कीमत है 50 रुपए पर केजी। कितनी कीमत है मेरे प्यारे बेटे? 50 रुपए पर केजी। कितना है? 50 रुपए पर केजी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई, 50 रुपए पर केजी। और मेरे दोस्तों एक महीने में आप 12 किलो चावल खाते हैं तो ये होगी खपत। एक महीने में आपका परिवार 12 किलो चावल खाता है तो आप मुझे बताओ कि एक महीने में चावल पर आपके परिवार का खर्चा कितना होगा? बताइए बेटे। सपोज आपका परिवार चावल खाता है 50 रुपए प्रति किलो वाला, 1 किलो चावल की कीमत है 50 रुपए, और आपका परिवार एक महीने में 12 किलो चावल की खपत करता है, मतलब 12 किलो चावल खाता है। तो आप मुझे बताओ एक महीने में परिवार का चावल पे खर्चा कितना होगा? बेटा 1 किलो चावल अगर 50 रुपए का है तो 12 किलो चावल कितने का होगा? 12 किलो चावल होगा बेटे 600 रुपए का। 12 किलो चावल कितना है? 600 रुपए का। तो परिवार का चावल पे जो कुल खर्चा है वो कितने का होगा? 600 रुपए का। 50 गुणा 12 600 रुपए। तो आगे ना खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है? सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है? खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर। सरकार बदली, नई सरकार आई, सरकार बदल गई मेरे प्यारे भाई। अब सरकार बदल गई, नई सरकार आई, नई सरकार आई तो महंगाई भी बढ़ गई, महंगाई भी हो गई मेरे दोस्तों। अब चावल का दाम हो गया 60 रुपए पर केजी। चावल, वही चावल जो पहले 50 रुपए पर किलो मिल रहा था, वही चावल का प्राइस अब 60 रुपए पर किलो हो गया मेरे प्यारे भाई। चावल का प्राइस कितना हो गया? 60 रुपए पर किलो। तो आप मुझे बताओ चावल का जो प्राइस है, चावल का जो प्राइस है वो पहले कितना था? 50 रुपए पर केजी। चावल का प्राइस 50 से बढ़ के अब कितना हो गया? 60 रुपए पर किलो। घर वाले बोले भूखे रह लेंगे भूखे, लेकिन हम अपना खर्चा नहीं बढ़ाएंगे, हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ी, हम अपना खर्चा नहीं बढ़ाएंगे, खर्चे का बजट फिक्स है। हम पहले भी चावल पे 600 रुपए खर्च करते थे, हम आज भी चावल पे 600 रुपए खर्च करेंगे। घर वालों ने निर्णय लिया कि हम चावल पे अपना खर्चा कतई नहीं बढ़ाने वाले, भूखे रह लेंगे, कम चावल खा लेंगे मेरे दोस्तों, लेकिन वोट उनको ही देंगे। समझ में आया? यानी कि मेरे दोस्तों घर वालों ने अपना खर्चा बिल्कुल नहीं बढ़ाया, खर्चा फिक्स रखा, खर्चा कांस्टेंट है। घर वाले पहले भी 600 रुपए खर्च कर रहे थे, पहले भी वो 600 रुपए खर्च कर रहे थे मेरे प्यारे भाई, और आज भी 600 रुपए खर्च कर रहे हैं। खर्चा नहीं बदला उन लोगों ने। चावल की कीमत 50 से 60 रुपए पर केजी हो गई तो बेटे जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है भाई, चावल का प्राइस तो बढ़ गया, आपने खर्चा बढ़ाया नहीं अपना, यानी कि आपको अब चावल कम खाना पड़ेगा, पेट कम भरेगा। तो आप मुझे बताओ कि अब आप एक महीने में कितने किलो चावल खाओगे? जल्दी से जवाब दीजिए। अब आप एक महीने में कितने किलो चावल खाओगे? बताओ, अब आप एक महीने में कितने किलो चावल खाओगे? जल्दी से बताओ। ये देसी एग्जांपल है बेटे, इनसे हर आदमी को रिलेट करता है, हर आदमी को समझ में आता है। ठीक है भाई, हर आदमी को समझ में आता है। ये क्या था बेटे? ये टेक्निकल बातें थी। जैसे इसमें साइंस साइड से जो पढ़ा है, जिसकी स्कूलिंग अच्छी है, बीटेक बीएससी किया, वो इन बातों को एक बार में पकड़ लेगा, मुझे उसके लिए बहस करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आर्ट वाले, कॉमर्स वाले, जो बालक गणित में कमजोर है, उनके लिए मैं ऐसे देसी एग्जांपल लेता हूं जिससे कमजोर बालक भी समझ पाए। लेकिन क्या बेटे, वो कमजोर के साथ साथ तुम्हें पेशेंस, धीरज की भी कमी होती है, वो पूरी बात सुनते नहीं है, पहले चिल्लाने लगते हैं। अगर आप धीरज रख के सारी बातों को सुने तो सही वक्त पे आपको सारी बात समझ में आएगी। ठीक है ना? क्लियर है? जाहिर सी बात, अभी खर्चा तो बढ़ा नहीं मेरे प्यारे, खर्चा कांस्टेंट है। वही का एग्जांपल बन गया ना, दो संख्याओं का प्रोडक्ट, खर्चा कांस्टेंट है, खर्चा फिक्स है, खर्चा बढ़ाया नहीं आपने। तो बताओ चावल अब खपत कम करोगे, अब चावल का कितना खाया जाएगा मेरे दोस्तों एक महीने में? तो आप कहोगे सर 600 रुपए खर्चा, 1 किलो चावल 60 रुपए का, तो 600 बटे 60 यानी कि 600 को 60 से भाग देंगे 10 किलो। अब आप एक महीने में केवल 10 किलो चावल ही खा पाओगे। बात समझ में आ गई कि यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? एक महीने में 10 किलो चावल भी खा पाओगे। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यहां मेरे दोस्तों गौर से देखें, चावल का प्राइस बढ़ गया, चावल का प्राइस मेरे दोस्तों बढ़ गया मेरे प्यारे भाई, लेकिन आपने अपना खर्चा नहीं बढ़ाया। तो चावल की खपत मेरे दोस्तों आपको कम करनी होगी, भूखे पेट से होना पड़ेगा, कम खाना पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ सर। चावल का प्राइस 50 रुपए से बढ़ के 60 रुपए पर केजी हो गया, तो चावल का प्राइस बढ़ा कितना मेरे दोस्तों? अगर चावल का प्राइस पहले 5 था, रेशियो ले लेंगे ना, 0 से 0 कट गया, चावल का प्राइस अगर 5 था तो 5 से बढ़ के 6 हो गया। तो चावल का प्राइस बढ़ा कितना है? चावल का प्राइस अगर पहले 5 था तो 5 से 6 हो गया, कितना हो गया? 1 बढ़ गया।
1/5 होता है 20%, यानी कि चावल का दाम 20% बढ़ा है मेरे प्यारे भाई। अगर मैं परसेंटेज में कहूं, चावल का प्राइस 50 रुपए पर केजी था, तो चावल का प्राइस 50 से 60 रुपए पर केजी हो गया, चावल का दाम 20% बढ़ गया। कितना बढ़ गया मेरे दोस्तों? 20% बढ़ गया। तो आप मुझे बताओ, चावल की खपत कितने परसेंट कम हो गई? चावल की खपत कितनी कम होगी? जल्दी से जवाब दीजिएगा भाई। चावल का दाम तो 50 से 60 हो गया, 20% बढ़ गया। 5 था पहले, 5 से बढ़ के 6 हो गया, एक बढ़ा। चावल की खपत, चावल आप पहले खा रहे थे 1 महीने में 12 किलो, अब आप 1 महीने में मेरे दोस्तों 10 किलो ही चावल खा पाओगे। अनुपात कितना आएगा? 12 से जब मैं 10 काटूंगा, 2 से कट जाएगा, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10। देखो आ गया कि नहीं आ गया मेरे प्यारे भाई? यही तो मैंने आपको समझाया कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल फिक्स है, देखो यहां खर्चा जैसे फिक्स है, अगर दो संख्याओं का गुणनफल फिक्स है, एक संख्या जिस अनुपात में चेंज होगी, एक संख्या जिस अनुपात में चेंज होगी, दूसरी उसकी उल्टी अनुपात में चेंज होगी। गौर से देखो, चावल का प्राइस 5 से बढ़ के 6 हो गया, दिख रहा है? चावल का प्राइस किस अनुपात में चेंज हुआ? 5 से 6 हो गया। अगर गौर से देखा जाए तो चावल की जो खपत है उल्टे अनुपात में चेंज हुई है। प्राइस 5 से 6 हो गया, खपत उल्टा अनुपात 6 से 5 चेंज हुई है मेरे दोस्तों। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? उल्टा अनुपात दिख रहा है कि नहीं? इसलिए कहा गया है कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल फिक्स है, कांस्टेंट नंबर है, तो दोनों संख्याएं व्युत्क्रमानुपाती होगी। एक संख्या जिस अनुपात में बदलेगी, दूसरी संख्या उसके उल्टे अनुपात में बदलेगी। इसलिए कहा गया है मेरे प्यारे भाई, चावल का प्राइस 50 से 60 हो गया, अनुपात लिया तो चावल का प्राइस 5 से 6 20% बढ़ गया। खपत पहले 12 किलो थी चावल पे, आप खपत 10 किलो हो गई। खपत 2 से काट लेंगे, अनुपात 6:5, यानी कि खपत 6 से 5 होगी मेरे प्यारे भाई। तो यानी कि चावल की खपत अगर पहले 6 थी तो 6 से 5 होगी, तो कितना घट गई? 1 घट गई। पहले 6 थी, 6 से अब 5 होगी, 1 घट गई। और 1/6 कितना होता है? 1/6 होता है 16 सही 2/3%। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों में कह सकता हूं कि चावल का दाम अगर 20% बढ़ा तो आपने चावल की खपत को 16 सही 2/3% कम कर दिया। समझ में आया? अगर आप चावल का दाम 20% बढ़ाते हो तो आपको अपनी खपत 16 सही 2/3% कम करनी पड़ेगी, जिससे आपका खर्चा सेम रहेगा, खर्चे में कोई बदलाव नहीं आएगा। जितना खर्चा पहले था आज भी उतना ही खर्चा होगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई? अगर चावल का प्राइस 20% बढ़ जाता है तो हमें चावल की खपत को 16 सही 2/3% कम करना पड़ेगा। इससे चावल का खर्चा सेम जितना पहले था आज भी उतना ही रहेगा मेरे प्यारे भाई। मुझे लगता है हर एक बच्चे को बात आसानी से समझ में आ गई है। हाँ जी स्टूडेंट, अगर आपको ये बात समझ में आई है तो कमेंट में यस लिख दो। अब इससे देसी एग्जांपल लेके, इससे सिंपल एग्जांपल, हाँ 16.66 भी लिख सकते हैं। आदित्य कुमार 16 सही 2/3 को ही 16.66 भी कहते हैं। ठीक है ना? अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में यस लिख देंगे मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है? ओके, सभी को समझ में आया? देखिए पेपर में इतना लंबा सवाल नहीं लिखा हुआ आएगा, पेपर में बहुत छोटी सी बात लिखी हुई आएगी, वो मैं आपसे कहता हूं। ठीक है ना? वो मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान सुनिएगा। अब ये तो मैंने आपको सिखाया बहुत डिटेल में, अब शॉर्ट में एग्जाम में कैसे करना है वो भी समझ लीजिए। देखिए हमने आपको समझा दिया अभी कि एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग, खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग, खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग, बता दिया। खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। आता है मेरे दोस्तों सवाल ये एग्जाम में कि खर्चा सेम रखने के लिए चावल की जो कीमत है, चावल की जो कीमत है मेरे प्यारे, वो कितना? चावल की कीमत 25% बढ़ जाती है। चावल की कीमत 25% बढ़ जाती है। खर्चा सेम रखने के लिए बताओ चावल की खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा? यह सवाल एग्जाम में आपके सामने आएगा। बताएं। सवाल में कहा गया है कि चावल की कीमत 25% बढ़ जाती है, लेकिन हम अपना चावल पे खर्च को सेम रखना चाहते हैं, चावल के खर्च में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते। जितना खर्च हम चावल पे पहले कर रहे थे आज भी ही उतना खर्च करना चाहेंगे, तो बताओ चावल की खपत को कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई? क्लियर है? सवाल में कोई डाटा आपको नहीं दिया जाएगा। चावल का प्राइस 25% बढ़ गया, चावल का प्राइस 25% बढ़ गया। 25% कितना होता है मेरे प्यारे दोस्त? 1/4। 25% हो गया 1/4। पहले जो बाकी लोग करते हैं बेटा वो सिखा रहा हूं। चावल का प्राइस 25% बढ़ गया, 1/4। 1/4 मतलब मेरे दोस्तों चावल का प्राइस अगर पहले 4 था तो 4 से बढ़ के 5 हो गया। तो चावल की खपत, अगर चावल का प्राइस 4 से 5 हो गया, इस अनुपात में चेंज हुआ है, तो खपत उल्टे अनुपात में चेंज होगी, 5:4। ये बात तो समझे? आप बोलोगे हां जी सर बात समझे। चावल का प्राइस जिस अनुपात में बढ़ा है, खपत उसके उल्टे अनुपात में चेंज होगी। तो बताओ खपत अगर 5 से 4 हो गई तो खपत कितनी कम होगी मेरे दोस्तों? 1/5। और 1/5 का मतलब 20%। तो चावल की खपत को हमें 20% कम करना पड़ेगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। लेकिन बेटा इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई, ये भी जरूरत नहीं है। अच्छा आपको याद होगा मैंने आपको एग्जांपल समझाया था ना कि राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है, तो बताओ श्याम की इनकम राम से कितना परसेंट कम है? ये एग्जांपल समझाया था मैंने आपको कि राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है, तो श्याम की इनकम राम से कितना परसेंट कम है। जो ट्रिक हमने वहां समझा दी थी वही मेरे दोस्तों यहां पे लगा दो। चावल का प्राइस 25% बढ़ गया, 1/4। हमें खर्चा नहीं बढ़ाना, हमें खर्चा सेम रखना है, तो खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी मेरे प्यारे भाई? सीधा शॉर्टकट, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है बेटे। अगर ये एक बड़ा है तो एक कम करना होगा, अगर यहां एक बड़ा है तो यहां एक कम करना होगा मेरे प्यारे भाई। नीचे बेस क्या आएगा मेरे दोस्तों? नीचे बेस क्या आएगा? तो नीचे बेस आएगा 4 + 1 5। नीचे बेस क्या आएगा? 4 + 1 5, 1/5। नीचे बेस क्या आएगा? 5। 4 + 1 5। नीचे बेस क्या आएगा मेरे दोस्तों? इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है माइनस। 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 1/5। और 1/5 होता है 20%। तो हमें खपत को 20% कम करना पड़ेगा, ये आंसर हो गया। ऐसे करना आपको, ये बात भी लिखने की जरूरत नहीं है। मजा आया? ठीक है भैया, क्लियर है? तो देखो सबसे पहले मैंने आपके सामने कंसेप्ट लिखा। अब साइंस साइड वाले बच्चे तो समझ जाएंगे, लेकिन आर्ट कमजोर गधा कचरा भीड़ के लिए मैंने आपको उनके एक एग्जांपल देके समझाया। फिर देखो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई, ये शॉर्ट में आपको करना है, शॉर्ट में। ठीक है बच्चे, पूरा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। अब सवाल पे आ जाते हैं, बहुत पॉपुलर, अभी तक मैंने जितना भी आपको परसेंटेज में पढ़ाया है, जितने भी कंसेप्ट मैंने आपको जितने भी टाइप करवाए, उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप ये है। ठीक है बच्चे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है ये। बताओ, करेंगे सवाल करेंगे बेटे। चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई,
पढ़ो सवाल को, सवाल को पढ़ते ही पता लगेगा। सवाल में साफ साफ कहा गया कि चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई। बोला गया कि कोई आदमी अपना कंजम्पशन कितना परसेंट बढ़ा सकता है जिससे कि खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो, खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो। बढ़िया सवाल है। देखो ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया, ढेरों सवाल ऐसे बन सकते हैं। ऐसे किसी भी सवाल में जहां संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ये कांसेप्ट अप्लाई होगा किसी भी सवाल में। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए हम जानते हैं कि एक्सपेंडिचर खर्चा बराबर होता है प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग, खपत को उपभोग भी बोलते हैं। बोला चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई, चीनी का प्राइस 15% कम हो गया, 15% की कमी हुई। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 5% 1/20, 15% 3/20। हमें खर्चा सेम रखना है, तो बताओ कंजम्पशन में कितने परसेंट की कम वृद्धि करनी होगी, कंजम्पशन कितना परसेंट बढ़ाना चाहिए कि खर्चा सेम रहे, खर्चा सेम रहे, खर्चा जितना पहले था आज भी खर्चा उतना ही रखना है। तो बेटा क्या शॉर्टकट सिखाया, अगर प्राइस 3 कम हुआ है तो ये 3 बढ़ा देंगे। बेस का आएगा नीचे 20 - 3 17, 20 में से 3 घटाएंगे 17, 3/17। आपका खर्चा इतना बढ़ाना पड़ेगा, परसेंटेज में निकालना इंटू 100%। तो सॉरी कंजम्पशन को 300/17% बढ़ाना पड़ेगा, बी ऑप्शन आंसर है 300/17%। वेरी गुड, ठीक है बेटा। सीधा यहां पे छलांग मारने के लिए ना बहुत सारी बातें बतानी पड़ती हैं। देखो आंसर में डिवाइड करके नहीं लिखा हुआ तो आप यहीं पे छोड़ दो, कहीं डिवाइड करके लिखा हुआ तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, एक मेहनत आपकी और बढ़ जाएगी। एक और सवाल देखेंगे बच्चों, सवाल एसएससी जीडी के पेपर का है 2023 का। हर एक एग्जाम के सवाल आपको यहां पे प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। आलू का प्राइस 10% बढ़ जाता है तो एक उपयोगकर्ता को आलू की खपत कितने परसेंट, आलू की खपत में कितने परसेंट की कटौती करनी होगी, कितने परसेंट कमी करनी होगी कि खर्चा अपरिवर्तित रहे, खर्चा अनचेंज रहे, खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो। अभी समझाया बेटे हमने, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। कंसेप्ट सिखा चुके हैं। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट सेम रखना है, मुझे खर्चा सेम रखना है, दो संख्याओं का गुणनफल सेम है, एक संख्या जिस अनुपात में चेंज होगी दूसरे उसकी उल्टे अनुपात में चेंज होगी। आलू का प्राइस 10% बढ़ गया, 10% का मतलब क्या होता है 1/10। तो बेटे खपत कितनी कम करनी पड़ेगी बताओ, खपत में कितनी कटौती करनी पड़ेगी, कटौती करनी पड़ेगी। अगर प्राइस 1 बढ़ गया तो यहां कम कर देते, बेस क्या आएगा मेरे दोस्तों 10 + 1 11, 1/11, यानी कि खपत 1/11, 1/11 का मतलब लगभग 9.09%। 1/11 होता है 9.09%, यानी कि लेकिन सवाल में अप्रोक्स दे रखा है तो लगभग 9.1% खपत कम करनी पड़ेगी। डी ऑप्शन आंसर आ गया। अगला सवाल बताएं, सवाल है आपके सामने, देखो अलग अलग लैंग्वेज लिया, ठीक है ना, 4-5 सेकंड में हो जाएगा। 9.09 आएगा, लेकिन सवाल में लगभग लिखा हुआ है ना, 9.09 लगभग 9.1 लिखा जा सकता है ना बेटा, इतना घबराना क्यों है। बोला सीएनजी की कीमत में 12% की बढ़ोतरी की गई, सालिनी को अपनी कार के लिए सीएनजी की खपत कितने प्रतिशत, और आंसर बताना है अप्रोक्स में 2 दशमलव स्थानों तक सही आंसर आपको बताना है। खपत कितनी कम करनी चाहिए सालिनी को अपनी कार की सीएनजी की, जिससे कि सीएनजी पर खर्च में कोई वृद्धि ना हो, खर्च सेम रहे मेरे प्यारे भाई। ठीक है, हर कोई जानता है कि खर्च बराबर क्या होता है, कीमत गुणा खपत, प्राइस गुणा कंजम्पशन। बोला गया सीएनजी की कीमत 12% बढ़ गई, सीएनजी की कीमत 12% बढ़ गई, 12% मतलब 12%, 12%, 12% कितना होता है बेटे 4% होता है 1/25, 12% है 4 का 3 गुना, 12% का मतलब हो गया 3/25। सीएनजी का प्राइस 3/25 बढ़ गया तो खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए सालनी को सीएनजी पे, जिससे खर्चा सेम रहे। अगर प्राइस 3 बढ़ गया तो खपत भी 3 कम करनी पड़ेगी। ओवर बटे कितना आएगा मेरे प्यारे, तो बटे आएगा जी 25 + 3 28, ये 28, 3/28। आंसर डिवाइड करके दिया हुआ है अप्रोक्स में तो इंटू 100% ही आएगा। ये कितना जाएगा मेरे दोस्तों, तो आप कहोगे सर 4 से काटेंगे 125 बार, 4 से काटेंगे 28 7 बार, तो 25 या 75, 75 को 7 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 25 या 75 है, 75 को 7 से भाग देंगे तो 7 2 70 बचेगा, 5 दशमलव लगा के 0 7 7 49, तो लगभग 10.7% आएगा। 10.7 के नजदीक एक ही आंसर है, ये रहा सी ऑप्शन, अप्रोक्स 10.7। अरे 75 को 7 से भाग भी नहीं कर सकते यार, बताओ नितिन सिंह जी कैसे काम चलेगा। सीजल 2023 प्री का सवाल बताएं जल्दी से, लेटेस्ट सवाल एकदम, बहुत देखो जितना मैं प्रैक्टिस करवाता हूं उतना भारत में कोई नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। टीचर तो क्या बालक खुद भी इतनी प्रैक्टिस नहीं करवाते जितना मैं बच्चों को अपने बैच में करवाता हूं, क्योंकि मेरा विश्वास यह है कि आज की जनरेशन की जो मोबाइल देख देख के उसकी फोकस पावर इतनी कम हो चुकी है कि वो कंसेप्ट पढ़ाने से गणित नहीं सीख सकता, वो सीख सकता है प्रैक्टिस करवाने से। तो मैं केवल बेसिक पढ़ाने पर ध्यान नहीं देता हूं, मैं प्रैक्टिस करवाने पर भी ध्यान देता हूं, क्योंकि फॉर्मुला लिखने से, फॉर्मुला याद करने से, कंसेप्ट पढ़ लेने से अगर बच्चों को गणित में समझ आता तो बैच की जरूरत नहीं पड़ती फिर बालकों को। फिर तो सारे फॉर्मुलों की दुनिया में कितनी किताब आती है, किताब उसी निकल लेते, 20 पेज में गणित के सारे कंसेप्ट आ जाएंगे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बोला पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर खर्च सेम रखने के लिए, खर्च को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत कितने परसेंट कम की जानी चाहिए बताओ। पेट्रोल की कीमत 7% बढ़ गई बेटे, 7% पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, 7% का मतलब 7/100। तो सवाल में कहा गया कि अगर हमको यहां पर खर्चा सेम रखना है पेट्रोल पे तो खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। बेटा अगर 7 बढ़ा है तो 7 कम करना होगा। नीचे बेस क्या आएगा, नीचे बेस आएगा जी 100 + 7 107, 107 और परसेंटेज में इंटू 100% ही आएगा। अब 700 को 107 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा मेरे दोस्तों। तो 6 बार एक ही ऑप्शन जा रहा है, आंसर हो जाएगा, मुझे आगे करने की जरूरत नहीं। 6 सही 58/107%। हर बच्चे ने कर लिया, वेरी गुड यार, तुम तो बड़े समझदार हो, मैं तो तुमको ऐसी गरिया रहा था, तुम तो बड़े तेज निकले। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है मेरे प्यारे दोस्त यहां पर 108 बनाएंगे। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है, हमें करके बताएं, बिल्कुल ऐसा ही सवाल मेरे प्यारे भाई, जल्दी से करके बताएं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फटाफट।
मुस्कान कह रहे सर आज तक कोई पंजाब से सीजल निकाला है? बहुत कम। अरे तो बड़े क्रिएटिव बात उठाई आपने। पंजाब से हमारे पास बहुत कम बालक आए हैं सीजल नहीं निकाले हैं, बहुत कम पंजाब से निकाले हैं। ऐसा क्यों भाई? वैसे तो साउथ से भी बहुत कम लोग सीजल निकालते हैं, इसलिए क्योंकि साउथ से ये सब सरकारी नौकरी के झंझट में पड़ते नहीं है लोग, बहुत कम। वहां पे थोड़ा आईटी सेक्टर का जुनून ज्यादा है, वो डिप्लोमा करके सब कोडिंग कोडिंग में लग जाता है बालक वहां का। लेकिन पंजाब में तो कोई ऐसी खास सुविधा है नहीं, फिर भी कम निकाले हैं। करो। हाँ, ए ऑप्शन। अरे वाह, तुम तो बड़े सही हो बच्चे, ए ऑप्शन सब बच्चे आंसर बता रहे हैं। 18.03%। वेरी गुड भाइयों, वेरी गुड। सभी को मैं 2-2 रुपए पेटीएम करूंगा जो सही बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं लगा देता हूँ टीम को काम पे, सबको 2 रुपए करेगा पेटीएम। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई आपके सामने यहाँ पर 109 करेंगे जी। सेम कंसेप्ट पे सवाल है। पंजाब वाले कनाडा चले जाते हैं, उनको वो ज्यादा आसान लगता है। वेरी गुड। मध्य प्रदेश से तो बहुत बच्चे निकालते हैं भाई। अगला सवाल करो। ये बहुत अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई, लेटेस्ट आया था पेपर में, बोला है ए पर्सन इंक्रीजेस हिज कंजम्पशन ऑफ शुगर बाय 42.84% बिकॉज द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस बाय X%। एक आदमी अपनी चीनी की खपत 42.84% बढ़ा देता है। चीनी ज्यादा खानी शुरू कर दी आदमी ने, खपत बढ़ा दी। क्यों? क्योंकि चीनी सस्ती हो गई, चीनी का प्राइस X% कम हो गया। बताओ X का मान क्या है? एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है। आप जानते हैं कि एक्सपेंडिचर खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। अब मेरे दोस्तों यहाँ पे खर्चा सेम है, खर्चा नहीं बदला मेरे दोस्तों। एक आदमी ने चीनी का मेरे दोस्तों खपत बढ़ा दी, एक आदमी ने चीनी की अपनी खपत बढ़ा दी कितनी? 42.84%। अब आप मुझे बताओ कि 42.84% होता क्या है भाई? 1/7 होता है 14.28%, 1/7 14.28%। ये 14.28% का 3 गुना है 3/7, यानी कि आदमी ने कंजम्पशन 3/7 बढ़ा दिया। तो बताओ प्राइस, उसकी कीमत, चीनी की कीमत कितने परसेंट कम हुई है? खर्चा सेम है। अगर बेटा 3 बढ़ा है तो 3 ही कम होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। नीचे बेस क्या आएगा? नीचे बेस आएगा 7 3 10। 1/10 होता है 10%, 3/10 होता है 30%। तो चीनी की कीमत 30% कम हुई है। आंसर है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है। बहुत बढ़िया, मजा आया। और ये मजा सभी बच्चों को देना चाहिए। बच्चों आप लोगों को शेयर कर करके हैं। सवाल नंबर 110, बहुत बढ़िया मेरे प्यार में, जीडी का सवाल। देखो हर एक सवाल बच्चों लैंग्वेज अलग है, हर एक सवाल में लैंग्वेज, मैं बेशक सेम कंसेप्ट के सवाल करवाता हूं, लेकिन उस सेम कंसेप्ट में भी मैं हर सवाल में कुछ ना कुछ नयापन रखता हूं। चाहे वो मेरे दोस्तों किसी के ऑप्शन फ्रैक्शन में है, किसी में कैलकुलेशन ज्यादा है, किसी की लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है, हर बार आपको फ्रेश लगेगा। और अलग अलग एग्जाम के सवाल करवाता हूं, इसलिए मेरा बहुत ज्यादा समय जाता है रिसर्च करने में। मैं शाम को 4 बजे से क्लास लेना शुरू करता हूं, तो पूरा जो मेरे पास दोपहर का समय बचता है उसमें केवल सीट तैयार करता हूं। बताइए, शेयर नहीं होता इसमें आशु सिंह, वो वाला शेयर नहीं। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बताना है, नए लड़कों को कैरवल एप्लीकेशन से जुड़ के पढ़ो, जीरो टू हीरो बैच में, ये वाला शेयर। ये ना कि तुमने वीडियो का लिंक दिन लगो। अरे मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, तुम में से एलविस आर्मी कौन कौन है बेटे? हैं? यूट्यूबरों की आर्मी बननी है, वो बॉर्डर पे जाते हैं लड़ने के लिए। तो खैर वो बॉर्डर पे नहीं, सोशल मीडिया पे लड़ते हैं। तो सोशल मीडिया पे लड़ने के लिए तुम भी किसी आर्मी में हो? एलविस आर्मी है, मुनावर आर्मी है, आजकल तो नया नया भी आया है, एंजलियंस है क्या? अंजलियंस, हाँ ये भी आया है नया अभी। तो तुम में से भी कोई छपरी आर्मी में है? बीटीएस आर्मी। मेरी एक बात गौर से सुनना, लर्न फ्रॉम एवरीवन बट फॉलो नो वन। समझे? लर्न फ्रॉम एवरीवन बट फॉलो नो वन, किसी को फॉलो नहीं करना। समझ में आया? चलिए, पेट्रोल की कीमत 95 से 110 रुपए पर लीटर हो जाती है, तो रवि द्वारा पेट्रोल की खपत में कितने परसेंट कमी करनी चाहिए कि खर्चा सेम उतना ही बना रहे? खर्चा सेम उतना ही बना रहे। आप जानते हैं कि खर्चा बराबर होता है मेरे दोस्तों कीमत गुणा उपभोग। खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। बोला है पेट्रोल का प्राइस, इस बार परसेंटेज में नहीं दिया, डाटा बोला कि पेट्रोल का प्राइस पहले 95 था, 95 रुपए पर लीटर से 110 रुपए पर लीटर हो गया। पेट्रोल का प्राइस 95 से 110 रुपए पर लीटर हो गया, तो पेट्रोल का प्राइस किस अनुपात में चेंज हुआ मेरे दोस्तों? 5 से काटेंगे 19 से 20, ये 5 से कट रहा है, पेट्रोल का प्राइस 19 से 20 हो गया मेरे प्यारे भाई। तो पेट्रोल पे जो आदमी की खपत है वो तो उल्टा अनुपात, सॉरी 19 से 22, 5 से 95 19 बार जाएगा, 110 22 बार जाएगा। पेट्रोल का प्राइस 19 से 22 हो गया, तो पेट्रोल पर जो आदमी की खपत है वो उल्टे अनुपात, रिवर्स अनुपात में चेंज होनी चाहिए कि नहीं? 22:19। पेट्रोल पर जो खपत है मेरे दोस्तों वो उल्टे अनुपात में चेंज होनी चाहिए, तभी तो खर्चा सेम उतना ही बना रहेगा। तो पेट्रोल पे जो खपत है वो 22 से मेरे दोस्तों 19 हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 22 से 19 हो जाएगी तो कितनी कम हो जाएगी मेरे दोस्तों खपत? 3/22। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 1/22 क्या होता है? मैंने आपको बताया कि 1/22 जो होता है 4.54% होता है अप्रॉक्स। 1/22 होता है 4.54%, 3 गुना है, तो 4.5 गुना 3 13.5, तो 13.5 से हल्का सा ज्यादा आएगा, 13.5 से हल्का सा ज्यादा आएगा, लेकिन 14 से कम रहेगा। इसकी जब गुणा करेंगे 14 से तो कम ही रहेगा, तो एक ही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, लगभग 13.64%। ठीक है भाई।
बात आई समझ में? एक बात बताइए, इन लोगों की आर्मी करती क्या है भाई? ये जो है बनी हुई है आर्मी, इसमें इतने तो गारंटी से हूं कह सकता हूं कि इनकी आर्मी में सब बेरोजगार लोग होंगे। काम धंधे वालों को इतना टाइम है ही नहीं किसी और के लिए लड़ाई करे जो शायद उससे कभी जिंदगी में मिले भी ना। 13.64% के आसपास आएगा। बढ़िया जी, आगे चलते हैं। बस मुझे भी एक आर्मी बनानी है ऐसी। कौन कौन आएगा मेरी आर्मी में? एक और सवाल बच्चों ऐसा ही करके बताएं। मैं भी बना रहा हूं बेटे एक आर्मी। नाम रखूंगा मैं जहरीली आर्मी नाम रखूंगा भाई मैं तो। कैसा लगा? अब सचिन सीमा की भी लॉन्च हो रही है आजकल तो, लप्पू आर्मी। लप्पू आर्मी में कौन कौन है? चीफ चीफ की पोस्ट खाली है भाई हमारी आर्मी में, बताओ कौन लेगा चीफ वाली पोस्ट? अच्छा कचरा आर्मी नाम ठीक रहेगा? अब कचरा आर्मी बोलूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी। पता किसी से सोशल मीडिया पे लड़ाई चल रही है, डिबेट, मैं कहूं अभी लेकर आ रहा हूं अपनी कचरा आर्मी को, वो वहीं हंसन लगेगा आगे आगे, तो बेइज्जती हो जाएगी। कचरा आर्मी नहीं रखेंगे भाई। सैलरी कितनी होगी भाई? जितनी ये देते हैं उससे तो थोड़ी कमी दूंगा मैं। 2 पैसा दूंगा भाई, 2 पैसा पर कमेंट। चलिए करो मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर 111 कौन करेगा? वर्तमान में जिस चावल को 29 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा जा रहा है, पिछले महीने उसका प्राइस 25 रुपए पर केजी था। किसी परिवार को चावल की खपत को कितना % कम करना चाहिए जिससे कि खर्चा पहले के समान रहे? देखो मेरे दोस्तों, आप जानते हैं कि एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। सवाल में बोला गया कि प्रेजेंट में जिस चावल का प्राइस 29 रुपए पर किलो है, पिछले महीने उसका प्राइस 25 रुपए पर किलो था। मतलब चावल का प्राइस पिछले महीने 25 रुपए पर केजी था, अब प्राइस 25 से 29 हो गया, तो प्राइस इस अनुपात में चेंज हुआ, तो कंजम्पशन तो उल्टे अनुपात में चेंज होगा ना। खर्चा सेम रखना है, खर्चा सेम रखना है, तो खपत उल्टे अनुपात में चेंज हुई होगी 29 से 25। तो बताओ खपत कितनी कम करनी पड़ेगी मेरे प्यारे दोस्तों? खपत कितनी कम करनी पड़ेगी? 4। 29 से 25 4 कम करना पड़ेगा, 4/29। परसेंटेज में कितना आएगा? इंटू 100%। तो 400/29% खपत कम करनी होगी। कितना आएगा बेटे ये? अब देखो यहां डिबेट का विषय है कि 13, ये अप्रॉक्स में बताना, निकटतम पूर्णांक तक। जब मैं 400 को 29 से भाग दूंगा तो 29 एकम 29, सॉरी 400 को 29 से भाग दूंगा तो 29 एकम 29, चल जा भे, 29 एकम 29 मेरे दोस्तों बचेगा मेरे दोस्तों यहां पर 11। तो 29 दिया 87, 87 के बाद जो है मेरे प्यार में कितना बच जाएगा? 13 और 10 23 बच जाएगा। फिर 29 सत्ते 203, फिर 7 0, तो 29 दूनी 58, आएगा लगभग 13.72%। तो आंसर जो आया वो 13.72 आया है। अगर आंसर 13.5 से मैंने आपको बताया था कि अगर आपको नियरेस्ट इंटीजर में आंसर बताना है, ये 13.5 से बड़ा आया है। जब ये 13.5 से बड़ा आया है तो हम इसके जो नियरेस्ट इंटीजर वो 13 नहीं लेंगे, 13 गलत हो जाएगा, 14% लेंगे मेरे दोस्तों, 14%। अगर 13.5 से बड़ा आया है तो हम 14% लेंगे बेटे अप्रोक्स। अगर 13.5 से कम आता तो हम 13% लेते। बात आई समझ में? ये मैंने पहले भी बता दिया है, ये लगभग 14% के करीब आएगा। ठीक है जी। बिग बॉस इज ए प्लेटफॉर्म टू फाइंड बिगेस्ट छपरी ऑफ इंडिया। अरे बिग बॉस करवाने वाला भी छपरी ही है। चलो आगे चलते हैं मेरे प्यार भी। सवाल है आपके सामने, कर लोगे ना? 112 नंबर सवाल बताओ, ठीक है ना? करें मेरे दोस्त, इस सवाल को देखो। इस सवाल में मेरे प्यारे बच्चे परसेंटेज में ना पूछ के एग्जैक्ट वैल्यू पूछ गई है। ना भाई मैं भी सीरियस हूं, आई एम वेरी सीरियस, आई एम मेकिंग ए आर्मी। ठीक है, चलिए कौन करेगा बच्चों सवाल? ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लैंग्वेज को भी ट्विस्ट करते जा रहे हैं, ठीक है ना? चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है, ज्ञात करें उतने ही रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त थी। बहुत बढ़िया। चावल का प्राइस 35% कम हो जाता है, जाहिर सी बात है 35% प्राइस कम हो गया, चावल सस्ता हो गया। तो आपसे पूछा कितनी एक्स्ट्रा क्वांटिटी चावल खरीदा जा सकता है उसी पैसे से, सेम उतने ही पैसे से जिस पैसे से पहले 104 किलोग्राम चावल आ रहा था। तो मेरे प्यार भी आपने खर्चा नहीं बदला, जितना पैसा पहले आप खर्च कर रहे थे उतना पैसा हम आज भी खर्च कर रहे हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। देखो हम लोग ये बात जानते हैं कि खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। हम खर्चा नहीं बदले, जितना खर्चा पहले कर रहे थे आज भी उतना ही खर्चा करेंगे, खर्चा सेम रख रहे हैं। चावल की प्राइस 35% कम हो गई। 35% का मतलब होता है 5%, 1/20, 35% 7/20। चावल का प्राइस मेरे दोस्तों 35% कम हो गया, 7/20, यानी कि प्राइस अगर पहले 20 था तो 20 से 7 कम होकर 13 हो गया। अगर प्राइस 20 से मेरे दोस्तों 13 हो गया तो कंजम्पशन खपत किस अनुपात में चेंज हुई है? तो आप कहोगे सर 13:20, उल्टे अनुपात में खपत चेंज हुई है। यानी कि अगर पहले मेरे प्यारे भाई 13 यूनिट चावल हम खरीद रहे थे तो हम 20 यूनिट चावल खरीद सकते हैं।
अगर पहले हम 13 यूनिट चावल ले पा रहे थे उतने पैसे में जितना खर्चा करके, सेम उतना ही खर्चा करके अब हमको 20 यूनिट चावल एक्स्ट्रा, 20 यूनिट चावल मिलेगा। तो कितना चावल एक्स्ट्रा मिलेगा मेरे प्यारे भाई? 7 यूनिट चावल हम एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं। आपसे यही वैल्यू पूछी है, 7 यूनिट की वैल्यू। पहले कितना चावल खरीद पा रहे थे हम? 104 किलो। पहले हम 104 किलो चावल खरीद पा रहे थे, तो 13 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्तों 104 किलो है, 8 गुना। अब कितना एक्स्ट्रा चावल आप खरीद रहे हो? 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू भी 8 गुना है, 7 यूनिट की वैल्यू भी 8 गुना है, 7 8 56 केजी। तो 56 केजी चावल मेरे दोस्तों अधिक खरीद सकते हैं। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? कर पाओगे बेटा? नेक्स्ट आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे। सवाल नंबर है यहां पे 112 था, हम लोग लेंगे सवाल नंबर 113 करके बताएं। सवाल सीट सल के टियर 1 के पेपर में आया है 2022 में। आपसे बिल्कुल लेटेस्ट सवाल पूछ रहा हूं, बनाओ। बोला एक वस्तु के प्राइस में 25% की कमी हो जाती है, इसलिए खर्चे को समान रखने के लिए परिवार ने उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि की। खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि की। पूछा है परिवार की पहले खपत कितनी थी? परिवार की पहले खपत कितनी थी आपसे पूछा गया है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बेसिक सी बात है मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई, एक वस्तु का प्राइस 25% कम हो जाता है। प्राइस 25% कम हो गया, 25% मतलब 1/4। एक वस्तु का प्राइस 25% कम हो गया, 25% मतलब 1/4। प्राइस अगर 4 था तो 4 से 3 हो गया। प्राइस कम हो गया, जबकि हमको खर्चा समान रखना है, खर्चा समान रखना है, तो खपत हम बढ़ा सकते हैं। प्राइस अगर 25% कम हो गया 4 से 3, तो खपत उल्टे अनुपात में चेंज हो जाएगी 3 से 4। बोला है खर्चा सेम करने के लिए आदमी ने खपत 20 किलोग्राम बढ़ा दी, यानी कि खपत अगर पहले 3 थी तो खपत अब 3 से 4 होगी। आदमी ने खपत कितनी बढ़ा दी? 1 यूनिट। सवाल के अकॉर्डिंग खपत बढ़ाई कितनी की है? 20 किलोग्राम। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 किलोग्राम है। सवाल में पूछा गया परिवार की पहले खपत कितनी थी, तो पहले खपत थी 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? अगर 1 की वैल्यू 20 है तो 3 की वैल्यू आएगी 3 गुणा 20, 60 किलोग्राम। तो 60 किलोग्राम परिवार की पहले खपत थी। आंसर है पहला ऑप्शन। आपसे भी पूछ सकता है कि बताओ अब परिवार की नई खपत कितनी? तो नई खपत आपसे पूछा होता बाद की खपत, तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालते 80 केजी। कर पाओगे बेटे? इन ये सेम कंसेप्ट पे सवाल है, बस यहां परसेंटेज बना पूछ के एग्जैक्ट वैल्यू पूछ ली गई है। बिल्कुल टाइप वाइज टाइप मैंने सीक्वेंस में लगाया है। देखो इतना इंपॉर्टेंट टाइप है, मैं ज्यादा सवाल करवा रहा हूं। ठीक है ना? अब जैसे पिछला ही टाइप था, इससे पहला टाइप था, मैंने आपको 2 ही सवाल कराए, किसकी इज्जत 2 सवाल लायक ही है। ठीक है ना? बस जितनी जिसकी इज्जत हो उसको उतना समय देना पड़ता है। ठीक है ना? बस छपरियों को ज्यादा समय मिल रहा आजकल, ये गलत बात है। दुख है मुझे इसके लिए। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है बेटे 114 करके बताएं इसका क्या आंसर है। 114 नंबर प्रश्न बनाएं। अच्छा गुर्जर साहब, अच्छा भजन लाल जी, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि एक्स को 37.5% बढ़ाया जाता है तो वाई के मान में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब मेरे दोस्तों ये हो गया, एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि मेरे दोस्तों एक्स और वाई का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है, मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं कि एक्स और वाई का गुणनफल कांस्टेंट है। एक संख्या एक्स जिस अनुपात में चेंज होगी वाई उसके उल्टे अनुपात में चेंज होगी मेरे प्यारे भाई। टेक्निकल लैंग्वेज यहां पे लिखी है। बोला एक्स को 37.5% बढ़ाया जाता है। 37.5% क्या होता है? 12.5% 1/8, 37.5% 3/8। एक्स को 37.5% 3/8 बढ़ाया जाता है। एक्स को 3/8 बढ़ाया तो वाई कितना कम हो जाएगा? अगर ये 3 बढ़ाया है मेरे दोस्तों तो 3 कम हो जाएगा मेरे प्यारे वाई। नीचे बेस क्या आएगा मेरे दोस्तों? 8 + 3 11, तो 11। 1/11 होता है 9.09%। बेटे 1/11 होता है 9.09%। ये 3/11 कितना होगा? 3 गुना 27.27%। तो 27.27% वाई के मान में कमी हो जाएगी। आप ये भी बता सकते हैं कि मान कम हो जाएगा। एक संख्या बढ़ रही है तो दूसरी कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, सब बच्चे समझ पा रहे हैं? कह रहे हैं सर बहुत आसान है, आपने तो हलवा बना दिया है बेटे। बहुत सही, सुंदर बच्चों। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने भाई साहब, यहां पर 114 हो गया है। सवाल नंबर है 115 बताएं। ये सवाल एमटीएस 2020 के पेपर में आया था, एमटीएस 2020 के पेपर में। देखते कितने बच्चे सवाल को कर पाते हैं। पढ़ो और करो, बढ़िया लैंग्वेज है, सुंदर सवाल है, बनाए जी। करो, बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया।
कुछ संकट के कारण राज्य ए से कुछ लोग राज्य बी में चले गए और दूसरे राज्य की जनसंख्या 19.96% बढ़ गई। हालांकि बाद में सभी लोग अपने राज्य ए में लौट पाए। तो राज्य बी की जनसंख्या में कितने परसेंट की कमी आई? देखो सवाल के ऑप्शंस काफी ज्यादा दूर दूर है। एग्जामिनर जानबूझ के ऐसा डाटा देता है जिससे कि बच्चे इसकी परसेंटेज देख के भाग जाएं, वो कैलकुलेशन में लग जाएंगे, जबकि करनी नहीं है। लगभग देखो ना, ये जानबूझ के किया है एग्जामिनर ने ऐसा। 19.96 लगभग 20% ही तो होता है। ये 20 के तो बहुत नजदीक है। 20% होता है 1/5। पर कोरोना फैला, कोरोना के कारण कुछ लोग राज्य ए से राज्य बी में चले गए और यहां से बी की जो जनसंख्या है वो लगभग 20% बढ़ गई, 1/5 1/5 बढ़ गई। यानी कि मेरे दोस्तों अगर पहले 5 लोग थे इसमें ए में, तो बी की 6 होगी मेरे प्यारे। बी की जनसंख्या जो है मेरे प्यारे भाई, अगर पहले 5 थी बी की जनसंख्या राज्य बी की, तो 5 से 6 हो गई, क्योंकि कुछ लोग स्टेट ए से आ गए। बाद में स्थिति सामान्य हो गई, ये स्टेट बी से वापस अपने स्टेट में चले गए, तो स्टेट बी में अभी 6 लोग हैं। ये 6 लोग वापस मेरे दोस्तों जब अपने स्टेट में चले जाएंगे तो कितनी जनसंख्या कम हो जाएगी? 1/6। और 1/6 होता है लगभग 16.66। 16.66 के नजदीक बी ऑप्शन है, ठीक है ना। तो हमको इसलिए मैं ये सवाल लिया हूं कि ये सवाल आपको अगर आप एग्जैक्ट करने लगो तो कभी नहीं कर पाओगे, ऑप्शंस काफी दूर दूर है। ये सवाल बनाया ही गया है अप्रॉक्स कैलकुलेशन के लिए, ठीक है बेटे। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही, ठीक है। एग्जामिनर आपको जबरदस्ती कंफ्यूज करना चाहता है मेरे दोस्तों, आप होना नहीं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट अगला सवाल। सवाल नंबर बेटा 116 बोला है, ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन ए कंपनी डिक्रीजेस बाय 35%, बाय व्हाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर्स बी इंक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन? बहुत बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे, जीडी के पेपर का सवाल है। अब आप कहोगे सर इसका फॉर्मूला या तो आपने बताया नहीं। बेटे हर चीज का फॉर्मूला बताया नहीं जाता, कुछ कॉमन सेंस भी होता है आदमी को, कि तुम समाज में रहते हो, आदमी हो मेरे प्यारे भाई। ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी डिक्रीजेस बाय 35%, बाय व्हाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर्स बी इंक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन? देखो मेरे दोस्तों, कंपनी में जो सामान बनता है, जो कंपनी में प्रोडक्शन होता है, जो कंपनी में उत्पादन होता है, वो दो चीजों पर निर्भर करता है मेरे दोस्तों। कि कंपनी में मैन पावर कितनी है, मैन पावर कितनी है मेरे दोस्तों, इनटू कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनके वर्किंग आवर्स क्या हैं। ये बात कोई समझाने वाली नहीं है मेरे प्यार भी, कॉमन सेंस है मेरे प्यार भी, ठीक है। हिंदी में अगर कहें कि कंपनी जैसे खिलौना बनाने वाली कोई कंपनी है, खिलौना बनाने वाली, ठीक है बेटा। अब कंपनी में जितने ज्यादा आदमी होंगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब ये साइन लगा हुआ है, अगर ये वाला साइन है, ये वाला साइन, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। ए 1/, नहीं है यहाँ पे, 1/, नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी का मतलब ये है कि ए जिस अनुपात में चेंज होगा बी उसी अनुपात में चेंज होगा। अगर आप ए को दुगना करोगे बी भी दुगना हो जाएगा, ए 5 गुना करोगे बी 5 गुना हो जाएगा, ए को आधा करोगे बी आधा हो जाएगा, ए को 25% करोगे बी भी 25% हो जाएगा। तो प्रोडक्शन, कंपनी का प्रोडक्शन डायरेक्ट डिपेंड करता है मैन पावर पे। आप ज्यादा लोग बढ़ा दोगे कंपनी में, ज्यादा खिलौने बनेंगे। आप लोगों से ज्यादा घंटे काम करवाओगे, 8 घंटे के बजाय लोगों से 10 घंटे काम करवाओगे, ज्यादा घंटे काम कराओगे, कंपनी में ज्यादा प्रोडक्शन होगा। समझ में आई ना बात? ये बात खुद से सोच सकते हैं कि प्रोडक्शन सीधा निर्भर करता है मैन पावर पे, वर्किंग आवर्स पे। इतनी बात यहां तक क्लियर है। आगे क्या बोला गया है कि मैन पावर कम हो जाती है, उसकी वजह से प्रोडक्शन 35% कम हो गया। कंपनी में लोग कम आना शुरू करते हैं, कंपनी में स्टाफ कम हो जाता है, तो उसकी वजह से मेरे प्यारे भाई प्रोडक्शन 35% कम हो गया। इसका मतलब कंपनी में जो मैन पावर है वो 35% घट गई, उसकी वजह से मेरे दोस्तों प्रोडक्शन भी 35% कम हो गया। तो बोला है लोगों के वर्किंग आवर्स कितने बढ़ाने चाहिए जिससे कि प्रोडक्शन सेम रहे, प्रोडक्शन ओरिजिनल प्रोडक्शन सेम रहे मेरे प्यारे भाई। तो मैन पावर 35% कम होगी। 35% कितना होता है? 5%, 1/20, 35% 7/20। मैन पावर 7/20 कम होगी तो वर्किंग आवर्स कितने बढ़ाने पड़ेंगे? अगर ये 7 कम हुआ तो 7 बढ़ाना पड़ेगा। नीचे बेस क्या आएगा मेरे दोस्तों? 20 7 27, 7/27। वर्किंग आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, ज्यादा देर तक काम करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है लोग कम हो जाएंगे तो बचे लोगों से ज्यादा टाइम तक काम करवाना पड़ेगा। 700/27, 700/27 कितना आएगा मेरे प्यारे? 700 को 27 से भाग देंगे तो लगभग 27 दूनी 54 बचेगा मेरे दोस्तों। 27 दूनी 54 के बाद यहाँ पे 16 बचेगा, तो 27 छिक्का 100, सॉरी नीचे 13 आएगा, सॉरी 13 आएगा, सॉरी नीचे ना ये 7 कम हुआ तो 7 बढ़ेगा, नीचे 20 - 7 13 आएगा, सॉरी 700/13। तो 700/13 कितना आएगा? 13 पंजे 65, 65 के बाद 5 0 13 चौका 52, लगभग 54%। 54% से हल्का सा कम, 54 से हल्का सा कम, ये वाला आंसर है 53.85, 53.85%। ठीक है जी। नेक्स्ट और अगला सवाल बेटे आपके सामने है यहां पर। सवाल नंबर है 118 और ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, और आगे अगला टाइप है वो मैं कल बताऊंगा। बोलो, एक त्रिभुज के आधार में 66 सही 2/3% की वृद्धि की जाती है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल सेम रखने के लिए ऊंचाई कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए? देखो मेरे प्यारे भाई, आप कहोगे सर आपने तो हमें मेंसुरेशन पढ़ाया नहीं, सवाल कहां से आ गया? बेटे बहुत छोटी सी बात है, बेशक हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको यह बात तो पता ही होनी चाहिए कि त्रिभुज का जो एरिया है, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस गुणा हाइट। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस गुणा हाइट। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। बहुत सिंपल सी बात है, बचपन से हम पढ़ते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब 1/2 क्या है? कांस्टेंट नंबर है भाई, यानी कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो किस पे डिपेंड करता है? आधार पे। आधार बढ़ाओगे एरिया बढ़ेगा, त्रिभुज की ऊंचाई बढ़ाओगे एरिया बढ़ेगा, तो त्रिभुज का एरिया निर्भर करता है आधार पे ऊंचाई पे। 1/2 तो आना ही आना है, 1/2 तो आना ही आना है, यानी कि बेसिकली एरिया निर्भर करता है आधार और ऊंचाई के गुणनफल पे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्भर करता है आधार और ऊंचाई के गुणनफल पे। बोला त्रिभुज का आधार 66 सही 2/3% बढ़ाया जाता है, त्रिभुज का बेस 66 सही 2/3% बढ़ाया जाता है। ऊंचाई कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए जिससे कि मेरे प्यारे भाई ऊंचाई कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए? एरिया सेम रहे, एरिया सेम रहे। तो त्रिभुज का आधार 66 सही 2/3% बढ़ाया जाता है। कितना मेरे दोस्तों? 33 सही 1/3%, 1/3। 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3।
आप मुझे खुद बताओ कि अगर ये 2 बढ़ाया गया तो यहां 2 कम करना होगा। नीचे बेस क्या आएगा? नीचे बेस आएगा 3 + 2 5, नीचे बेस आएगा 2/5। 1/5 होता है 20%, 2/5 होता है 40%। 1/5 20%, 2/5 40%। तो त्रिभुज की ऊंचाई को 40% कम करना पड़ेगा बेटे। बात आई समझ में? ठीक है, माइनस था ना चित्रा? ओके, चलिए वेरी गुड। आज की क्लास को मेरे दोस्तों यहीं पे छोड़ते हैं। इसके आगे जो है हम कल करवाएंगे अगला